नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में हर देश अपनी सेना को आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस कर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। इसी नजरिए से भारत ने वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया। हालांकि पिछले कुछ महीनों में से इस सौदे को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं। सौदे की स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं तक दायर की गईं। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राफेल सौदे में सरकार ने प्रक्रिया का सही तरह से पालन किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में जांच की कोई जरूरत नहीं है। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा और बाहरी खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति काफी जरूरी है। आज हम विशेष में बात करेंगे राफेल सौदे और इससे जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में। साथ ही जानेंगे राफेल लड़ाकू विमान की क्या है खासियत। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई के पास मामला दर्ज कराने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। खरीद प्रक्रिया, कीमत और ऑफसेट साझेदार के मामले में सरकारी हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना गलत है। कोर्ट ने कहा कि देश को लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है। देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाले लड़ाकू विमान राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें राफेल सौदे को लेकर सीबीआई के पास मामला दर्ज कराने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं की हर बात को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देश के लिए लड़ाकू विमान जरूरी है और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने एक मत से ये फैसला सुनाया। I wish to just start my opening statement with a quotation from the verdict itself. I quote, "In view of our findings on all the three aspects and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defense aircrafts by the Indian government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters. We thus dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs." Unquote. दरअसल 10 अप्रैल 2015 को फ्रांस से प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे की घोषणा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सौदे की जांच को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें 3 प्रमुख मुद्दे थे: सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया, सौदे के लिए कीमत और ऑफसेट साझेदार बनाने का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से अपने आदेश में इन मुद्दों से जुड़े पहलुओं को रखा और आदेश में इसकी व्याख्या की। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में सबसे पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं को साफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमने खरीद प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण समेत विभिन्न पहलुओं पर वायुसेना के अधिकारियों से भी जानकारी ली। कोर्ट ने आदेश में कहा कि राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसमें अदालत की ओर से जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सौदा देश के लिए एक वित्तीय लाभ है। ये रक्षा खरीद से जुड़ा करार है जहां न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। व्यापक रूप से सौदे में प्रक्रिया का पालन किया गया है। लड़ाकू विमान की जरूरत पर कोई संदेह नहीं है। विमान की गुणवत्ता सवालों के घेरे में नहीं है। कोर्ट ने आदेश में माना कि
126 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लंबी बातचीत से कोई परिणाम नहीं निकला। कोर्ट ने कहा कि हम 126 की जगह 36 विमानों को खरीदने के सरकार के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। कोर्ट सरकार को 126 या 36 विमान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि 36 राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया 23 सितंबर 2016 को खत्म हुई। उस वक्त तक सौदे पर कुछ भी सवाल नहीं उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि राफेल सौदे पर सवाल उस वक्त उठे जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बयान दिया। यह न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता। किस दाम पर और क्या क्या वेपनरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी और परचेज नेगोशिएटिंग कमेटी का विषय होता है। उसकी 74 मीटिंगें हुई। बकायदा सारे प्रोसेसेस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, सारे जो व्यवस्थाएं हैं सारी हुई और कोर्ट ने कहा कि हमने देख लिया कि सारे प्रोसेसेस फॉलो हुए। अब बात कीमत की। याचिका में कहा गया कि सौदे के लिए ज्यादा राशि दी गई है और आरोप लगाया कि सरकार इसकी कीमतों का खुलासा नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के बाद सरकार ने सील बंद लिफाफे में विमान की कीमतों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। उससे पता चला कि सरकार ने संसद में भी विमान की मूल कीमत के अलावा मूल्य निर्धारण विवरण का खुलासा नहीं किया है। इसके पीछे कारण है कि कीमतों का विवरण देने से दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमने बढ़ती लागत के साथ मूल विमान की कीमतों की तुलना करने के साथ ही दोनों देशों के बीच समझौते से जुड़े पहलुओं की बारीकी से जांच की। सभी तथ्यों से साफ है कि 36 राफेल विमानों की खरीद से भारत को वाणिज्यिक लाभ हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है। So the court very clearly says they've gone through the cost item wise and also compared it with the original RFP and the IGA. And finally, we say no more. Again, the court says, we say no more as the material has to be kept in a confidential domain. It has protected both the security interest of India and the commercial interest of India. Security interest because it increases the combat ability of our forces, and commercial interest because as that sealed envelope indicated, we haven't given the details but we've indicated publicly on more than one occasion that the final price was significantly lower both for the aircraft and the weaponized aircraft than what was being negotiated between 2007 and 2012. अब बात ऑफसेट साझेदार से जुड़े पहलुओं पर। याचिका में कहा गया था कि भारत सरकार ने करार में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अनदेखी कर रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को शामिल करने के लिए दसॉल्ट कंपनी को मजबूर किया। ऑफसेट साझेदार मामले पर 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी निजी फर्म को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ऑफसेट साझेदार के मामले में सरकारी हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर चुनने में कमर्शियल फेवर के कोई सबूत नहीं है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद कहा गया कि किसी विशेष व्यवसायिक लोगों का लाभ कराने के लिए ये दिया गया। जिस ऑफसेट प्रक्रिया से भारत सरकार का कोई लेन देन नहीं है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है इक्विपमेंट का, डसॉल्ट, वो तय करता है कि मैंने ऑफसेट किससे खरीदने हैं। 3 मार्च 2018 को सबसे पहले विमानों की खरीदी संबंधी केंद्र के फैसले की स्वतंत्र जांच कीमत का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। 5 सितंबर को कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने और उसकी युद्धक क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए
समय समय पर सरकार लड़ाकू विमान और अन्य तकनीकी क्षमताओं से उसे लैस करती रहती है। इसी क्रम में सरकार ने फ्रांसीसी लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया, जो युद्ध के समय कई अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। लेकिन इस सौदे को लेकर कई तरह की बातें उठती रही हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सौदे को सही करार दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साल 2001 में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की मांग की थी। इसे ध्यान में रखते हुए जून 2001 में सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए अनुमोदन किया। इसके लिए दिसंबर 2002 में एक पारदर्शी रक्षा खरीद प्रक्रिया पहली बार तैयार की गई। इस साल 2005 में इस प्रक्रिया में एक ऑफसेट क्लॉज भी शामिल किया गया ताकि इसका स्वदेशीकरण और उसके प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसके बाद साल 2007 में वायुसेना की ओर से MMRC यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। भारत सरकार ने वायुसेना के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी और अगस्त 2007 में इसके लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दरअसल ये सौदा उस मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे रक्षा मंत्रालय की ओर से इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सुखोई के बीच में मौजूद अंतर को खत्म करने के मकसद से शुरू किया गया था। इसके लिए MMRCA की बिडिंग प्रक्रिया में अमेरिका के बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, फ्रांस का दसॉल्ट राफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-16 फाल्कन, रूस का मिकोयान MiG-35 और स्वीडन के साब जेस 39 ग्रिपिन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हुए। बिडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन किए और साल 2011 में ये घोषणा की कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून उसके मानदंड पर खरे उतरे हैं और आखिरकार 6 फाइटर जेट्स के बीच राफेल को चुना गया। It's a modern aircraft. अगर तो होल वर्ल्ड हमारे एडवर्सरीज जो हैं, इफ़ दे आर गोइंग टू अप द कैपेबिलिटी, तो हमें भी तो उनके साथ तुलना करनी है ना। और यहाँ जो है हमने सोचा कौन सी एयरक्राफ्ट लें, इसीलिए हमने कहा ऐसे वैसे नहीं लेते। 6 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट किए गए। 6 एयरक्राफ्ट का डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया गया ऑन द ग्राउंड, इन द एयर, ऑन अ होल होस्ट ऑफ थिंग्स. There were some 600 odd parameters that were discussed. And at the end of it, we came to a conclusion that the Rafale deal is a better deal and the government accepted, the then government. अब आप देखिए, this entire evaluation was done so well that all the others who were not selected, they did not say that the evaluation was wrong. राफेल का चुनाव इसलिए किया गया कि राफेल की कीमत बाकी लड़ाकू विमानों की तुलना में कम थी, साथ ही इसका रखरखाव भी सस्ता था। राफेल का चुनाव करने के बाद साल 2012 में राफेल को L1 बिडर घोषित किया गया और इसको बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन RFP अनुपालन और लागत संबंधी कई मसलों की वजह से साल 2014 तक ये बातचीत अधूरी ही रही। इंडियन आर्म फोर्सेस जनरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक थ्रेट परसेप्शन है जो रक्षा मंत्री का कोई डायरेक्टिव से आता है कि ये तीनों सर्विसेज को हैव टू बी रेडी फॉर अ 2.5 फ्रंट वॉर। अभी वो 2.5 फ्रंट वॉर के लिए इंडियन एयरफोर्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रंस। आप समझ लीजिए एक स्क्वाड्रन में आपका 18 या 21 प्लेन होता है। करंटली द इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेंथ इज 20, just 30 के नीचे कुछ होगा strength, and the requirement is 42. So 36 Rafale planes are going to add to that number which is falling, and that number is falling क्योंकि आपके अभी जो लड़ाकू विमान है इंडियन एयरफोर्स में वो अभी 20 साल 30 साल पुराने हो गए हैं और वो रिटायरमेंट के डेट के क्लोज आ रहे हैं. So it is very important for the Indian Air Force to get new planes to meet the minimum requirement that is there in terms of it having to be prepared for a 2.5 front war. साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किया.
प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान अप्रैल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर एक नई घोषणा हुई। इस घोषणा में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। इसके बाद जनवरी 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। सितंबर 2016 में दोनों देशों ने विमानों की आपूर्ति की शर्तों के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार विमानों की आपूर्ति वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक उसके द्वारा तय समय सीमा के भीतर होनी थी और विमान के साथ जुड़े तमाम सिस्टम और हथियारों की आपूर्ति भी वायुसेना द्वारा तय मानकों के अनुरूप होनी है। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी फ्रांस की होगी। समझौते पर दस्तखत होने के करीब 18 महीने के भीतर विमानों की आपूर्ति शुरू करने की बात है। जब यूपीए के टाइम में देयर वाज अ डील दैट वाज बीइंग स्ट्रक, दैट डील वाज बीइंग स्ट्रक एट ए कॉस्ट। नाउ द कॉस्ट आल्सो हैज अ एस्केलेशन क्लॉज। एवरी ईयर देयर इज नेचुरली इंक्रीज इन कॉस्ट which comes under certain percentage. The NDA ensured that the escalation rate थोड़ा सा कम था। इसलिए if you take a cost comparison now, अगर आप उनका कॉस्ट देखें और हमारा अब प्रेजेंट डे कॉस्ट देखें तो इसमें 9% डिफरेंस है। और if you take the whole thing, the whole जो सब कुछ हवाई जहाज के साथ आ रहा है, the difference is 20%. So this is a much better deal now. सरकार का दावा है कि उसने ये सौदा यूपीए सरकार से ज्यादा बेहतर कीमत में किया है। यूपीए की डील में टेक्नोलॉजी स्थानांतरण की कोई बात नहीं थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की लाइसेंस देने की बात थी। लेकिन मौजूदा समझौते में मेक इन इंडिया के तहत पहल किया गया है। इस समझौते के तहत फ्रांसीसी कंपनी भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इस विमान के भारत आने से न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हमारी सेना इसे अपने हर तरह के मिशन में इस्तेमाल कर अपनी पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा सकेगी। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राफेल विमान फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनी रोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो युद्ध के समय कई महत्वपूर्ण रोल निभाने में सक्षम हैं। हवाई हमला हो या जमीनी कार्यवाही या दूर से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना हो, इसमें राफेल विमान का जवाब नहीं है। आइए जानते हैं राफेल लड़ाकू विमान की खासियत के बारे में। मौजूदा वक्त में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक राफेल लड़ाकू विमान कई खूबियों से लैस है। दरअसल राफेल एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। यह विमान ऊंचाई वाले इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह अधिकतर 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 3,800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस इस विमान में MBDA, MICA, MBDA मेटेओर और MBDA अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी होती हैं, जो पल भर में दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसमें लगी मेटेओर मिसाइल 100 किलोग्राम दूर उड़ रहे फाइटर जेट को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइल चीन, पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास भी नहीं है। As I told you, number one, its reach. It can go 1.5 गुना जा सकता है आगे into enemy territory. बाकी सेकेंड, उसके वेपन्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। उसकी जो एक मिसाइल है वो किसी एडवर्सरी एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर तक की दूरी पर मार देगी।
इसका जो रेडार है वेरी गुड। एयर टू ग्राउंड वेपनरी मतलब फॉर ग्राउंड टारगेट्स at a distance of again about 100 kilometers, the programmed accuracy is 3 meters. Now you can say कोई 100 किलोमीटर दूरी से एक मिसाइल फेंकी और वो उधर 3 मीटर के बीच में लगेगी। Very good. This is all technology. It is technology, avionics, capability enhancement. These are the bigger words. राफेल लड़ाकू विमान की फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। ये 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है। राफेल 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान रूस से खरीदा गया सुखोई विमान है। राफेल की कई खासियतें उसे सुखोई से ज्यादा कारगर बनाती हैं। राफेल सुखोई के मुकाबले काफी छोटे क्षेत्र में घूम सकता है। सुखोई 30 के मुकाबले इसकी रेंज कई गुना ज्यादा है। राफेल की मारक क्षमता 780 से 1055 किलोमीटर है, जबकि सुखोई की मारक क्षमता 400 से 550 किलोमीटर है। राफेल 24 घंटे में 5 चक्कर लगाने में सक्षम है, वहीं सुखोई 30 केवल 3 चक्कर लगा सकता है। ज़्यादातर हवाई जहाज़ जो है इंडियन एयरफोर्स में वो सब रशियन ओरिजिन है। सुखोई 30, मिग-29, अभी भी हम मिग-21 यूज़ कर रहे हैं, वो शायद 40 साल के ऊपर होंगे इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। एक्सपीरियंस रहा है कि सर्विसबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी बहुत पुअर है। तो 2 या 3 साल पहले CAG भी एक रिपोर्ट निकाला था कि सुखोई 30 का जो अवेलेबिलिटी रेट है 55% है। कंपेयर टू दिस आपका इंडियन एयरफोर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है कि वेस्टर्न फाइटर्स फ्लाई करने में मिराज 2000 अवेलेबिलिटी रेट इज़ मच हायर 75 to 80%. The reason why the Indian Air Force is so obsessed about the Rafale is because they want a plane which is serviceable, जिसका अवेलेबिलिटी अच्छा हो। 75% 80% टाइम अवेलेबिलिटी है। दरअसल पाकिस्तान और चीन से देश की सीमाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। वायुसेना में वैसे ही लड़ाकू विमानों की कमी है। ऐसे में राफेल विमान भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। इस विमान का उपयोग अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और माली में हुई जंगी कार्रवाई में हो चुका है और ये काफी सफल रहा है। अगर राफेल को वायुसेना की जंगी जहाजों के बेड़े में शामिल किया जाता है तो इससे सेना को एक नई ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।